जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे और जितना हो सके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से सब लोग क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और बात करें आज की इस क्लास की। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं मुहावरा, है ना। इससे पहले वाली क्लास में हमने 50 मुहावरों को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम लोग 50 और मुहावरों को डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में आप बने रहिए और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इस क्लास में जितने भी मुहावरे को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और शुरू करने से पहले एक बार सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आपको क्लास की PDF फाइल जो है यानी नोट्स जिसे आप कह सकते हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो साथियों पिछले क्लास में हमने 50 मुहावरों को डिस्कस किया था जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब आगे के मुहावरों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका 51वां नंबर है ना, ये क्या है? टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ क्या हो गया? दखल देना, है ना। इसका वाक्य प्रयोग करें तो हर जगह बेमतलब टांग अड़ाना मूर्खों का काम होता है ना। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे मूर्ख प्राणी मिलेंगे जो आपके किसी भी काम में बेमतलब टांग अड़ाते रहते हैं, है ना, दखल देते रहते हैं। उनका कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर भी वो आपके हर एक काम में दखल अंदाजी देते रहेंगे। तो टांग अड़ाना जो आपका मुहावरा है इसका अर्थ होगा दखल देना, है ना। अगला है टाय टाय फिश होना। एक गाना आया था, आपने सुना होगा, गाना आया था एक, और तेरी टाय टाय फिश, है ना, ये गाना आया था एक। इसका मतलब होता है असफल होना। क्या होता है? टाय टाय फिश का मतलब होता है असफल होना। अब इसका आप वाक्य प्रयोग करें तो उसने योजना तो सोच समझकर बनाई पर सब टाय टाय फिश हो गया, है ना। मान लीजिए कोई चोरी करने गया, है ना, और वो बहुत सारी योजना बनाता है कि हम ऐसे चोरी करेंगे या ऐसे करेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, अंत में उसकी सारी योजना फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। तो उसका मतलब हो गया कि उसकी टाय टाय फिश हो गई, है ना। उसकी सारी योजना क्या हो गई? असफल होगी, उसकी टाय टाय फिश हो गई। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगला है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन काम। इसका अर्थ क्या होगा? कठिन काम। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य भी होते होंगे जो आपको बहुत कठिन लगते होंगे, है ना। तो वो एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं कि टेढ़ी खीर होना। इसका वाक्य प्रयोग करें तो रमेश को सही रास्ते पर लाना टेढ़ी खीर है। कई ऐसे प्राणी होते हैं जिनको आप रास्ते पे लाते लाते पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाता है, लेकिन वो सही रास्ते पे नहीं आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्राणी को हम लोग कहते हैं टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का मतलब कठिन काम है, वो किसी को सही रास्ते पे लाना बहुत कठिन काम होता है। अगला है डूबते तिनके का सहारा। डूबते तिनके का सहारा का मतलब हो गया असहाय को थोड़ी राहत। इसका वाक्य प्रयोग करें तो मोहन को श्याम ने मुसीबत के समय थोड़ा धन दे दिया जिससे बेचारे को थोड़ी राहत मिली, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, है ना। कोई मुसीबत में रहता है तो कोई अगर किसी की मदद कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। काफ़ी मुश्किल होगी, काफ़ी परेशानियां होगी, ऐसे में कोई मदद कर देता है तो ये कह सकते हैं आप कि असहाय को थोड़ी मदद करना यानी डूबते तिनके को सहारा होता है। ठीक है, चलिए अगला है 9 2 11 होना। ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी से पूछेंगे तो भी इसका आंसर वो बता देगा कि 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, है ना। तो पुलिस को देखकर सभी चोर 9 2 11 हो गए। इसका वाक्य प्रयोग आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, मास्टर जी को देख के छात्र 9 2 11 हो गए, है ना, बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तख्ता पलट करना। तख्ता पलटना,
तख्ता पलटना का मतलब हो गया सत्ता समाप्त करना, है ना। जैसे अभी मोदी जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी का तख्ता ही पलट दिया है, तो उसी प्रकार से तख्ता पलटना मतलब हो गया कि सत्ता समाप्त करना। वाक्य प्रयोग करें इसका, तो भारतीय जवानों ने अंग्रेजों का तख्ता पलट दिया है, अंग्रेजों का सत्ता समाप्त कर दिया है ना। दांत खट्टे करना यानी परास्त करना, दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना। युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए। हमारी भारतीय सेना काफ़ी मजबूत है, काफ़ी शानदार सेना है हमारी, है ना। काफ़ी आप ये कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली है, बहुत हिम्मती है। वो क्या करी, पाकिस्तान की सेना को हरा दिया, यानी उसका परास्त कर दिया उसे। तो इसे आप मुहावरे के तौर पे क्या कहेंगे, दांत खट्टे करना, उनका दांत खट्टा कर दिया हमारी भारतीय सेना ने। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, हाँ, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। अपनी चंचलता और हाजिर जवाबी के कारण वह सबकी नाक का बाल है ना। आपके घर में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या कोई भी व्यक्ति होगा जो आपके लिए बहुत प्रिय होगा, तो उसे हम मुहावरे के तौर पे कह सकते हैं कि नाक का बाल होना। अगला है धूल फांकना, मतलब मारा मारा फिरना। धूल फांकना मतलब मारा मारा फिरना। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हरीश इधर उधर की धूल फांकता है, मतलब कोई लड़का है जिसका नाम हरीश है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इधर उधर की धूल फांकता है, मतलब मारा मारा फिरता है। अगला है बाल की खाल निकालना, यानी निरर्थक बहस करना, है ना। बाल की खाल निकालना मतलब निरर्थक बहस करना। इसका एक देहाती कहावत भी है, बहुत से लोग जिसे हम लोकतियाँ कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाती में कि जीरा निकाला, है ना, बात में से जीरा निकालना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, ये देहाती कहावत है। बाल की खाल निकालना आप सरल तरीके से समझ सकते हैं कि निरर्थक बहस करना, ऐसा बहस करना जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो वाक्य प्रयोग करें इसका, तो रमेश हर बात में क्या करता है, बाल की खाल निकालता है। तो रमेश हर बात में क्या करता है, बाल की खाल निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैदान मारना। मैदान मारना इसे आप आसानी से समझ सकते हैं साथी, जीत जाना, है ना, जीत जाना। कल के क्रिकेट मैच में सर्वोदय विद्यालय ने मैदान मार लिया, है ना। अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो क्या पता आज शायद फाइनल है आईपीएल का, कल था शायद, है ना। तो कल फाइनल था, अब देखते हैं कौन जीतता है ना। मेरे ख्याल से चेन्नई जीतेगी, अच्छा टीम है वो भी। तो मैदान मारना यानी जीत जाना। कल के क्रिकेट मैच में सर्वोदय विद्यालय ने क्या किया, मैदान मार लिया। रंगे हाथों पकड़ना, अपराध के समय पकड़ना। पुलिस ने लुटेरों को बैंक लूटते समय रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ का मतलब कोई अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो उसे जब आप पकड़ लेंगे तो उसे हम कहेंगे कि रंगे हाथों इसे पकड़ा है। ठीक है, यानी अपराध करते समय उसे पकड़ा है। सब्ज बाग दिखाना, झूठी आशा देना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठी आशा देना। इंटरनेट पर धन को दुगना करने का सब्ज बाग दिखाकर ठगी का धंधा तेजी से चल रहा है। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे साइबर कैप्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पे धन को दुगना करने की सब्ज बाग दिखाकर लोगों से ठगते हैं। ये धंधा चल रहा है एक तरीके से। आपने वो मूवी देखी है अभी, उसका क्या नाम है, अक्षय कुमार जी का, अक्षय कुमार जो है उनका एक मूवी है हेरा फेरी, जिसमें 25 दिन में पैसा डबल करते हैं। वही वाली सिस्टम है यहाँ पे कि इंटरनेट पे धन को दुगना करने के लिए सब्ज बाग दिखाकर ठगी का धंधा चल रहा है। तो सब्ज बाग दिखाना आप कह सकते हैं कि झूठी आशा देना। ठीक है, हथियार डाल देना, हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों ने रसद की आपूर्ति बंद होने के कारण हथियार डाल दिए। मराठी जो सैनिक हैं उनके अहमद शाह अब्दाली के साथ बहुत सारे युद्ध हुए, मतलब बहुत सारे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो एक समय ऐसा आया कि रसद की आपूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, हथियार डाल दिए। तो हथियार डालना मतलब हार मान लेना, एक तरीके से उन्होंने हार मान लिया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अगला है होश उड़ाना यानी आशंका से व्याकुल। इसका वाक्य प्रयोग करें तो अचानक दरवाजे पर पुलिस देखकर रामू के तो होश ही उड़ गए। आशंका से व्याकुल। अगला है होश ठिकाने होना यानी भ्रांति दूर होना। भ्रांति दूर होना, होश ठिकाने होना मतलब भ्रांति दूर होना, गलतफहमी दूर होना। परीक्षा परिणाम को लेकर मोहन जो है बहुत चहक रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो मोहन के होश ठिकाने लग गए, है ना। शर्मा जी का बेटा है मोहन, बहुत सारा चहक रहा था, है मेरे तो इतने नंबर आएंगे, मैं फर्स्ट डिवीजन पास होऊंगा, मैं टॉपर हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मोहन के होश ठिकाने उड़ गए, तो भ्रांति दूर हो गया, उसकी जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। अगला है गाल बजाना। गाल बजाना मतलब व्यर्थ में बढ़ चढ़कर बातें करना। गाल बजाने का मतलब हो गया व्यर्थ में बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग करें तो अचानक मिली लॉटरी के बारे में सोहन गाल बजाकर सबको बता रहा था, है ना। मतलब अचानक लॉटरी मिल गई, अब वो व्यर्थ में बढ़ा चढ़ाकर सबको बता रहा है, यानी वो गाल बजा रहा है। अगला है हाथ पांव मारना यानी प्रयास करना, है ना। घर का कर्ज दूर करने के लिए उसने बहुत हाथ पांव मारे, तो प्रयास करना, हाथ पांव मारने का मतलब प्रयास करना। चलिए अगला है मन बढ़ाना। मन बढ़ाना का मतलब हो गया उद्धत होना, उद्धत होना यानी उद्धत होना। वीडियो गेम खेलते खेलते मोहन का मन बढ़ने लगा। उद्धत होना यानी उसी पर निर्भर हो जाना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा लगाव हो जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य करना। जीतू ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, मानो उसने आसमान से तारे तोड़ लिए। आकाश से कोई तारा तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता, यानी असंभव कार्य है, तो आसमान से तारे तोड़ना असंभव कार्य है। भेद खुलना, कलाई खुलना। भरी सभा में कृष्ण जी ने मामा शकुनी का भेद खोल दिया, तो भेद खुलना मतलब कलाई खुलना। इसके बाद है उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंच पकड़ना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिक पर अधिकार जमाना। वाक्य प्रयोग करें तो पहले सुरेश कभी कभी पुस्तक मांग कर ले जाता था, किंतु अब उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंच पकड़ लिया है। अब तो वह कोई भी पुस्तक ले जाता है और उस पूछने का कष्ट भी नहीं करता। तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंच पकड़ना, इसका हो जाएगा थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिक पर अधिकार जमाना, ठीक है। अगला है उंगली पर नचाना, इसका हो जाएगा संकेत पर कार्य कराना। उंगली पर नचाना मतलब संकेत पर कार्य कराना, अपने इशारे पर कार्य कराना। और वाक्य प्रयोग करें तो रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है ना। दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है रमेश, जो कि अपने पत्नी को उंगलियों पर नचाता है ना। बाकी तो सारी पत्नियां अपने पति को उंगली पे नचाती हैं, ये इकलौता है, 8वां अजूबा है ये, ठीक है। तो रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है, यानी संकेत पर कार्य कराता है, ठीक है। चलिए आगे है अंगारे बरसना। अंगारे बरसना इसका हो जाएगा अत्यधिक गर्मी पड़ना। जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। गर्मियों के दिनों में जब गर्मी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि अंगारे बरस रहे हैं, तो अंगारे बरसना मतलब बहुत अधिक गर्मी पड़ना। अगला है अंगारों पर पैर रखना यानी कठिन कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना यानी कठिन कार्य करना। कोई अंगारों पर पैर रखता है क्या? नहीं रखता ना, तो इसका मतलब हो गया कि वो कठिन कार्य कर रहा है। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की, है ना। तो अंगारों पर पैर रखना यानी कठिन कार्य करना। तो सोच समझ कर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो, है ना। तो अंगारे सिर पर धरना मतलब विपत्ति मोल लेना। अंगूठा चूसना इसका हो जाएगा ना समझी की बात करना। बड़े होकर भी बच्चों की तरह ना समझी की बात करना, कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। तो अंगूठा चूसना यानी ना समझी की बात करना। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे पृथक कार्य करना, सबसे अलग कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग कार्य करना। कुछ लोग
मिलकर कार्य करने के स्थान पर अपनी खिचड़ी जो है वो अलग पकाना पसंद करते हैं। तो खिचड़ी पकाना अलग से मतलब अपना खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ हो गया कि सबसे पृथक यानी सबसे अलग कार्य करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंगूठी का नगीना अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। अंगूठी का नगीना मतलब अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या फिर कोई वस्तु। अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे, है ना। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें बीरबल क्या थे, अंगूठी के नगीना थे, मतलब बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति थे। अंग अंग फूले न समाना अत्यधिक प्रसिद्ध या अत्यधिक प्रसन्न होना। अंग अंग फूले न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। राम के अभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूले नहीं समाया। राम की अभिषेक का बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूले नहीं समाया मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हुई। अंगद का पैर होना मतलब अति दुष्कर असंभव कार्य होना। अंगद का पैर होना अति दुष्कर असंभव कार्य होना मतलब अंगद का पैर वो रावण और उसकी पूरी सभा नहीं उठा पाती है ना, अंगद का पैर, तो वो असंभव कार्य था। तो इसी के आधार पे अंगद का पैर होना मतलब अति दुष्कर या असंभव कार्य होना। ठीक है। या पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो नहीं जिसे हटाकर रेल की पटरी न बिछाई जा सके, है ना। वाक्य प्रयोग कीजिए आप। ठीक है। अगला है अंधी सरकार यानी विवेकहीन शासन। अंधी सरकार का मतलब हो गया विवेकहीन शासन। काला बाजारी खूब फल फूल रही है किंतु अंधी सरकार उन्हीं का पोषण करने में लगी है। ठीक है। तो अंधी सरकार मतलब विवेकहीन शासन। कच्चा चिट्टा खोलना गुप्त भेद खोलना। कच्चा चिट्टा खोलना मतलब गुप्त भेद खोलना। आपातकालीन स्थिति ने बड़े बड़े सफ़ेद पोशों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब भेद खोलना। कमर टूटना मतलब हिम्मत पस्त होना, है ना। पहले तो रमेश के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और अब व्यापार में हानि होने से उसकी कमर टूट गई। तो कमर टूटने का मतलब हो गया हिम्मत परास्त होना। अगला है कलाम तोड़ना अत्यंत अनूठा मार्मिक या हास्य हृदय स्पर्शी वर्णन करना। अत्यंत अनूठा मार्मिक या हृदय स्पर्शी वर्णन करना। स्वामी जी के भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़कर रख दी, है ना। स्वामी जी के भक्तों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़कर रख दी। कलेजा छलनी होना कड़ी बात से जी दुखना। कलेजा छलनी होना मतलब कड़ी बात से जी दुखना। अपनी सौतेली माँ के व्यंग बाणों से दीपक का कलेजा क्या हो गया, छलनी हो गया। कलेजा थामना इसका क्या हो जाएगा, दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना। कलेजा थामना मतलब दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना मतलब पत्थर करना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर मोहन अपना कलेजा थाम कर रह गया, है ना। तो कलेजा थामना दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना। कलेजा धक धक करना। कलेजा धक धक करना मतलब भयभीत होना। घने जंगल में घूमते समय हम सभी के कलेजे क्या होते हैं, धक धक करते हैं। तो धक धक करना कलेजा मतलब भयभीत होना। कलेजा निकाल कर रख देना सर्वस्व दे देना। कलेजा निकाल कर रख देना मतलब सर्वस्व दे देना। यदि सौतेली माँ अपना कलेजा निकाल कर रख दे तो भी बहुत कम व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि सौतेली माँ अपनी कलेजा भी बाहर निकाल कर रख दे तो बहुत लोग उसकी कम प्रशंसा करेंगे। यानी कलेजा निकाल कर रख देना, सर्वस्व दे देना। अगला है दाल में काला होना, दोष छिपे होने का संदेह होना, है ना। पड़ोसी के घर पुलिस को आया देखकर पिता ने पुत्र से कहा मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तो दाल में काला होना दोष छिपे होने का संदेह होना। दिल बाग बाग होना अत्यधिक प्रसन्न होना। आपके घर की सजावट देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। दिल भर आना दुखी होना। दिल भर आना मतलब
दुखी होना। जाड़े की रात में भिखारिन और उसके बच्चे को ठिठुरते हुए देखकर मेरा दिल भर गया। तो दिल भराना मतलब दुखी होना। दूध का दूध, पानी का पानी होना मतलब सही और उचित का न्याय होना। विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा सब प्रकार के संतुष्ट थी, है ना। विक्रमादित्य के राज्य में सब जो प्रजा थी वो सब प्रकार से संतुष्ट थी, क्योंकि उनके यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी किया जाता है, यानी सही और उचित न्याय किया जाता है। दूध की नदियाँ बहना मतलब दूध की ज़रूरत से अधिक उत्पादन करना या धन्य धान्य से परिपूर्ण होना। दूध की उत्पादन से अधिक उत्पादन करना या धन्य धान्य से परिपूर्ण होना। तो वाक्य प्रयोग कीजिए इसका। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, श्वेत क्रांति भी देश में दूध की नदियाँ ना बहा सकी। श्वेत क्रांति भी देश में दूध की नदियाँ ना बहा सकी। अगला है आपका कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कोरी कागजी कार्यवाही करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कोरी कागजी कार्यवाही करना। किसी भी योजना की ठोस रूपरेखा बनाए बिना केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से समस्या हल नहीं हो सकती। ठीक है। काठ का उल्लू होना मूर्ख होना, उससे बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, या तो निरा काठ का उल्लू है। तो काठ का उल्लू होना मूर्ख होना। कान काटना मात देना यानी बढ़कर होना, है ना। भाषण प्रतियोगिता में छोटी कक्षा के छात्र ने बड़ी कक्षा के छात्रों के कान काट दिए, मतलब मात देना यानी बढ़कर होना। कान का कच्चा होना बिना सोचे विचारे दूसरों की बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना मतलब बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा व्यक्ति अच्छा राजा या कुशल प्रशासक नहीं हो सकता। कान का कच्चा व्यक्ति अच्छा राजा। तो कान का कच्चा होना मतलब हो गया बिना सोचे विचारे दूसरों की बात पर विश्वास करना, है ना। कान का कच्चा व्यक्ति अच्छा राजा या कुशल राजा नहीं हो सकता। कान खड़े होना मतलब साचेत होना। अपने संबंध में बात होते देखकर उसके कान खड़े हो गए। तो कान खड़े होना मतलब सचेत होना। तो साथियों, ये थे आपके 100 महत्वपूर्ण मुहावरा जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इन मुहावरों को अच्छे से देख लेते हैं तो इनमें से आपके 2-4 मुहावरे ऐसे जो हैं वो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप इन 100 मुहावरों को देखते हैं तो 100% गारंटी है कि इनमें से आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई न कोई मुहावरा जरूर आएगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज की इस क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी हैं क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने सभी साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करने को कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।